Hello students, welcome to lecture 1 of the chapter biomolecules. This is a very important chapter for biology students. ये चैप्टर आपको ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ बायोलॉजी में हेल्प करेगा. ठीक है, ये सिर्फ नीट के लिए या किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए ये चैप्टर नहीं है. ये बहुत बेसिक चैप्टर है जिसमें हम उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो एक्चुअल में यूज होते हैं ईच एंड एवरी प्लेस. ठीक है, हर जगह ये मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे बायोलॉजी के. आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहे आप डॉक्टर बनो या आप रिसर्च में जाओ या फिर आप टीचर बनो, आपको ये मॉलिक्यूल हर जगह यूज होने वाले हैं. आपको ये इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, अगर आप ये मॉलिक्यूल्स को नहीं समझे तो आपका बायोलॉजी पढ़ना बेकार है. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. नॉट इन द रिस्पेक्ट ऑफ नीट, नॉट इन द रिस्पेक्ट ऑफ बोर्ड एग्जाम. ये आपको बेसिकली एक बायोलॉजी के स्टूडेंट को ये चैप्टर आना ही चाहिए. ये समझ के आपको पढ़ना है, सिर्फ मार्क्स के लिए या किसी स्कोर के लिए आपको नहीं पढ़ना है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है. इनके बारे में हम समझेंगे. जब आप बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में समझोगे तभी आप पूरी तरीके से पूरी बिल्डिंग के बारे में समझ पाओगे. ठीक है, जब तक आपको सिंपल ब्रिक के बारे में आइडिया नहीं है, तब समझो कि आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है और आपको ब्रिक्स के बारे में आइडिया नहीं है, तो आप क्या बिल्डिंग बनाओगे और क्या बिल्डिंग को समझोगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स आर केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स हैं जो हमारे अंदर मिलते हैं. ठीक है, दे इंक्लूड्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, तो ऑर्गेनिक भी होंगे, इनऑर्गेनिक. जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल अगर मिलता है, अगर सिंपली मैं समझाऊं तो कोई भी लिविंग मॉलिक्यूल, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई मॉलिक्यूल मिलता है तो उसे मैं बायोमॉलिक्यूल बोल सकता हूँ. ठीक है, बट वो बायोमॉलिक्यूल जो भी हम बोलेंगे वो क्या है वो हमको देखना है. यहाँ पे एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन. ठीक है, अगर हम देखें इन ए टिश्यू, एक टिश्यू में क्या केमिकल कंपोजिशन है. ग्राइंड ए लिविंग टिश्यू, वेजिटेबल और ए पीस ऑफ लिवर इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड टू गेट ए थिक सिल्क. ठीक है, मान लो कि तुम्हें पता करना है तो कोई भी टिश्यू ले लिया, प्लांट का ले लिया, ठीक है, या फिर एनिमल का कोई टिश्यू ले लिया. ठीक है, और उसको हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में जो है डिसॉल्व किया और एक थिक स्लरी बनाया. स्ट्रेन दिस थ्रू ए चीज क्लॉथ और कॉटन टू गेट टू फ्रैक्शन सच एज फिल्ट्रेट. ठीक है, एंड द रिटेनेट. ठीक है, तो दो पोर्शन मिलेंगे, जो कुछ पास हो जाएगा पेपर में से, इस जो कॉटन क्लॉथ है उसमें से पास हो जाएगा और कुछ जो है वो उसमें ऊपर रह जाएगा. ठीक है, तो दो हमको मिलेंगे, एक फिल्ट्रेट मिलेगा और एक जो ऊपर बच रह गया जो पास नहीं हो गया वो मिलेगा. जो फिल्ट्रेट है उसे हम बोल सकते हैं एसिड सोल्यूबल पूल, और जो पास हो गया उसको हम बोलेंगे एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन. सॉरी, जो पास नहीं हो पाया उसको हम बोलेंगे एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन. ठीक है, तो फिल्ट्रेट में क्या आएगा. कंटेन्स बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन 1000 डाल्टन. ठीक है, जिनका मॉलिक्यूल छोटा है, ठीक है, जिनका साइज कम है, वो फिल्ट्रेट में मतलब नीचे पास ऑन होते हुए मिलेंगे. और जिनका साइज बड़ा है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1000 डाल्टन से ज़्यादा है. तो 1000 डाल्टन से नीचे वाले माइक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं और 1000 डाल्टन से ऊपर वाले मैक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. इसमें एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वे लिविंग टिश्यू, ठीक है, वेट फिट एंड इट इज ड्राइड टू इवेपोरेट वाटर. ठीक है, एक मैंने वेट लिविंग टिश्यू लिया, ठीक है, उसको पहले ड्राई किया टू इवेपोरेट वाटर. इट इज फुल्ली बर्न टू ऑक्सीडाइज ऑल कार्बन कंपाउंड टू गैसेस फॉर्म CO2 एंड वाटर. इट फॉर्म्स ऐश. ठीक है, द ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स. ठीक है, जो ऐश हमको मिलता है, मान लो मैंने एक प्लांट का टुकड़ा लिया, 1 किलो प्लांट का टुकड़ा लिया, 1 किलो वाइट वेट, फिर जब मैंने उसे सुखाऊंगा तो उसमें से पानी निकल जाएगा तो वो 500 ग्राम बचेगा. फिर मैंने उसको जला दिया तो बचेगा ऐश. तो उस ऐश में मेरे को ये सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिलेंगे और ये ऑर्गेनिक. ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि ईच एंड एवरी, चाहे वो लिविंग टिश्यू का हो या इसका हो, हमको अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं. ठीक है, अब बात करें हम लोग कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स इन नॉन लिविंग एंड लिविंग. ठीक है, तो एलिमेंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी में. ठीक है, दोनों का नॉन लिविंग और लिविंग का कंपैरिजन यहाँ पे किया है हमने.
हाइड्रोजन जैसे अर्थ क्रस्ट में 0.14% है, ह्यूमन बॉडी में 0.5%, कार्बन 0.03, ह्यूमन बॉडी में देखोगे आप 18.5% कार्बन है, ऑक्सीजन 46.6%, यहाँ पे 65%। ठीक है, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी का अगर देखे जाए तो। ठीक है, उसके बाद देखें तो कार्बन, तो ऑक्सीजन और कार्बन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। नाइट्रोजन उसके बाद 3.3%, सल्फर 0.3%, सोडियम 0.2%। अब सोडियम आप देखोगे कि अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है बट बॉडी में बहुत कम रखा जाता है। कैल्शियम 3.6%, ह्यूमन बॉडी में 1.5%, मोस्टली बोन्स में होता है। मैग्नीशियम 2.1% और यहाँ पे 0.1%। सिलिकॉन बहुत ज़्यादा है अर्थ क्रस्ट में 27.7, बट बॉडी में जो है वो नेग्लिजिबल। ठीक है, तो ये एक बेसिक कंपैरिजन हो गया हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या क्या है, ये याद रखते हैं, याद रखना है आपको। सबसे ज़्यादा कौन सा, ये क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड नंबर पे कौन सा है, ये आ सकता है। या इन चारों में से कौन ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, वैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो हर तरीके का एमसीक्यू इस टेबल में से बन सकता है। अर्थ क्रस्ट से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है और ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स का। ठीक है, तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, मोलिकुलर वेट ऑफ बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स फाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल रेंजेस फ्रॉम 18 to 800 डाल्टन। ठीक है, 1000 डाल्टन से नीचे ही रहेंगे। द एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। ठीक है, जो भी साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन होता है वो रिप्रेजेंट करता है एसिड सोल्यूबल पूल। ठीक है, क्या क्या आता है इसमें, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो अमाइनो एसिड जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स है जो कंबाइन होके प्रोटीन बनाते हैं, मींस बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो जो हमारे बॉडी में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होता है, क्योंकि जितनी भी एंजाइम्स है हमारे बॉडी एंजाइमेटिक फंक्शन करती है। हमारा मेटाबॉलिज्म जो है उसमें एंजाइम्स की ज़रूरत है, और एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, सो प्रोटीन के अमीनो एसिड की ज़रूरत है। तो अगर हमारा बॉडी प्रॉपरली वर्क करे उसके लिए हमें अमीनो एसिड्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। उसके बाद लिपिड्स, फैट, ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है। हमने पढ़ा है कि जो हमारा सेल का लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड। ठीक है, तो अगर हमें बॉडी में सेल्स बनाते रहना है तो हमें लिपिड हमेशा कंटिन्यूसली इनटेक करना है हमको। ठीक है, उसके बाद शुगर, ईच एंड एवरी सेल रिक्वायर्स ग्लूकोज एंड अदर शुगर्स टू फॉर्म एनर्जी। अगर हमारी बॉडी में हमको एनर्जी बनाते रहना है तो शुगर्स हमको चाहिए। उसके बाद नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेस आर प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए। तो अगर हमें अपने सेल्स डिवाइड करने हैं तो डीएनए को डिवाइड करना पड़ेगा, और डीएनए को डिवाइड करना है तो उसके लिए नए नाइट्रोजन बेसिस लगेंगे, तो वो भी हमारे बॉडी में प्रॉपर होने चाहिए। इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसमें हम लोग। फर्स्ट अगर हम लोग बात करें अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो अमाइनो एसिड का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। एक ये कार्बन सेंटर में होता है, इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, उसके बाद एक तरफ इसमें अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप होता है और एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, और एक R होता है। R मीन्स यहाँ पे कोई भी आ सकता है, वेरिएबल साइड चेंज करता है, इधर H रहता है। तो कार्बन का 4 वैलेंसी यहाँ पे पूरा हुआ। ठीक है, तो एक तरफ एक अमाइनो ग्रुप रहेगा, इसलिए इसका नाम अमाइनो एसिड है। एन एसिड ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक एसिड COH ग्रुप आ गया, एक तरफ H रहेगा, और यहाँ पर जो है R की जगह पे मॉलिक्यूल अलग अलग ऐड होंगे और उसका अमाइनो एसिड का नाम अलग हुआ। जैसे यहाँ पर मान लो R की जगह पे H लगा दिया तो ग्लाइसिन, CH3 लगा दिया तो कुछ और नाम हो जाएगा। यहाँ पे कोई बड़ा जो है कार्बन कंपाउंड आ गया तो कुछ और नाम हो जाएगा। तो अमाइनो एसिड का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। R जो है वो वेरिएबल है, बाकी ये इस तरीके से सेव रहेगा। ठीक है, तो ये हमको याद रख लेना, वेरिएबल स्ट्रक्चर जो है, वेरिएबल साइड चेंज जो है वो अलग अलग चेंज होगी। तो NH2 and COH are attached to the same carbon atom, alpha carbon, so they are called as alpha amino acids। ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड्स। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने देखा कि R इज रिप्लेस्ड बाय H। R की जगह अगर H आ गया तो वो कहलाता है ग्लाइसिन। R की जगह पे अगर CH3 आ गया तो वो कहलाता है एलेनिन। ठीक है, और R की जगह पे अगर CH2SOH आ गया तो ये आ गया सेरीन। ये सारे अमीनो एसिड्स हैं। अराउंड 20 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं।
और वो ये आर ग्रुप के चेंज होने की वजह से अलग अलग होते हैं, ठीक है। ईच एंड एवरी अमीनो एसिड्स का अलग फंक्शन है, ठीक है, और ये सब मिलके एक चेन बनाते हैं जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें हम लोग। इधर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनाने के लिए 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स है। एक तरह से समझो कि आप एक कलरफुल मोतियों का माला बना रहे हो या एक नेकलेस बना रहे हो कलरफुल मोतियों का, ठीक है, जिसमें 20 टाइप्स के कलर्स यूज हो रहे हैं मान लो, ठीक है। तो जो मोती है वो अमीनो एसिड्स है, और कंबाइंड होकर जब वो मोती एक डिजाइन में आकर पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसे हम नेकलेस बोलेंगे, तो उसको हम प्रोटीन बोलेंगे। जब अलग अलग अमीनो एसिड्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में, डिजाइन में, कहीं रेड कलर कहीं येलो कलर, और एक पर्टिकुलर डिजाइन 3D डिजाइन, मान लो प्रोटीन जो है वो 3D में होता है, जब वो एक 3D डिजाइन में आएंगे तब उसे हम प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। तो अमीनो एसिड 3 टाइप्स के हैं। एसिडिक अमीनो एसिड, जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड। उसी तरीके से बेसिक अमीनो एसिड्स, इसका एग्जांपल है लाइसिन। उसके बाद है न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, जिसका एग्जांपल है वेलिन, ठीक है। तो 3 तरीके के अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनका जो है कैरेक्टरिस्टिक जानना, क्योंकि बॉडी में हमें पता है कि एक पीएच बैलेंस चाहिए हमको, ठीक है। सेल का पीएच, ब्लड का पीएच हमें मेंटेन करना है, तो एक अकॉर्डिंगली ये सेट होते हैं, ठीक है। कोई स्ट्रक्चर में अंदर की तरफ होगा, कोई प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बाहर की तरफ होगा, जिससे वो एक 3D स्ट्रक्चर बना पाए और पीएच जो है वो भी बना रहे बॉडी के अंदर, ठीक है। सारी चीज़ों को ध्यान में रख के इन अमीनो एसिड्स को प्रोटीन्स में ऐड किया जाता है। किस सीक्वेंस में ऐड किया जाता है ये हम लोग 12th में पढ़ेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है कि कैसे डिसाइड होता है कि कौन सी प्रोटीन में पहला अमीनो एसिड क्या होगा, दूसरा क्या होगा, वो सीक्वेंस कौन डिसाइड करता है। यहाँ पे सिर्फ मैं बता देता हूँ कि इट इज़ डिसाइडेड बाय द डीएनए, बट डिटेल में हम लोग 12th में जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब हम उस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी वो हमारे सिलेबस में 11th में नहीं। सम अमीनो एसिड्स आर एरोमेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना इंपॉर्टेंट करके। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, हमको पता है एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो 20 में से 3 अमीनो एसिड जो है वो एरोमेटिक है, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन और ट्रिप्टोफैन। आप चाहो तो गूगल पे या फिर आगे के जो है लेक्चर्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा 20 अमीनो एसिड्स का एक पूरा चार्ट होगा। गूगल में डालोगे 20 टाइप्स अमीनो, तो उसका पूरा चार्ट आ जाएगा, नाम आ जाएगा, उसका प्रॉपर्टी आ जाएगा, तो वो आप लोग देख लो या फिर मैं प्रोवाइड कर दूंगा और वो याद कर लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जगह अमीनो एसिड्स यूज होंगे, अलग अलग जगह इसका क्वेश्चन आएगा। जरूरी नहीं इसी चैप्टर से रिलेटेड आए, किसी और चैप्टर से रिलेटेड भी आ सकता है, ठीक है। तो 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, कौन किस कैटेगरी में आता है, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन न्यूट्रल है। उसके बाद एरोमेटिक वाला तो जरूर याद कर लेना, ये तीनों टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन और ट्रिप्टोफैन। इसका क्वेश्चन तो बहुत बार आता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको याद करना है। उसके बाद दे कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इन दिस मैनर आल्सो कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। इसको इसी तरीके से भी कर सकते हैं। एसेंशियल मतलब क्या, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड शुड बी सप्लाइड थ्रू डाइट। जो भी अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी के अंदर नहीं बन सकते, सिंथेसाइज नहीं हो सकते, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम उसे डाइट में बाहर से लें, तो उनको हम बोलेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड्स। उसके कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए, जैसे लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बन सकता, हमें डाइट के थ्रू ही लेना है, ठीक है। नॉन एसेंशियल वो हैं जो हमारी बॉडी में बन सकते हैं, ठीक है, तो उनका ज़्यादा टेंशन नहीं है, वो हमारी बॉडी में खुद सिंथेसाइज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन, आर्जिनिन, ये, ठीक है। तो ये दोनों का हो गया, एग्जांपल्स मैंने दिए हैं 3 3 4 4। अगर कंप्लीट लिस्ट निकालना है तो आप खुद से ढूंढो एसेंशियल कौन कौन से हैं, नॉन एसेंशियल कौन कौन से हैं। नहीं ढूंढ पाओगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं अमीनो एसिड्स को। पहले हमने किया था एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल के बेसिस पे, यहाँ पर हम कर रहे हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बेसिस पे। एसेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी में नहीं बन सकता वो हमारे लिए एसेंशियल है, जो बन सकता है अंदर वो ज़्यादा एसेंशियल नहीं है क्योंकि बना लेगी बॉडी। जो नहीं बन सकता वो तो हमें लेना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग काम कर रहे हैं, ये कुछ अलग काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर प्रोटीन बनाएंगे।
तो मान लो नॉन एसेंशियल वाले बॉडी में है पर एसेंशियल वाले में से कोई एक भी गायब है तो प्रोटीन रुका रहेगा, है ना। नेकलेस में मान लो कहीं पे ग्रीन लगना है, कहीं पे रेड लगना है और ग्रीन वाला मोती नहीं है, खत्म हो गया, तो नेकलेस इनकम्प्लीट ही रह जाएगा, चाहे बाकी सारे मोती प्रेजेंट है। बट नेकलेस में एक मोती सेंटर में ग्रीन लगना था पर वो नहीं है, वो एसेंशियल था, तो एसेंशियल बोलेंगे ना क्योंकि नेकलेस कंप्लीट नहीं हो रहा। उसी तरीके से प्रोटीन में सारे अमीनो एसिड्स चाहिए तभी वो कंप्लीटली बनेंगे, ठीक है। सो अब अमीनो एसिड में हमें पता है एक तरफ अमीनो ग्रुप है, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है आयोनाइजेबल नेचर। सो स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई ये अब केमिस्ट्री पढ़ते हो कि ये NH3 और COH भी हो सकता है और NH2 और CO माइनस भी हो सकता है, ठीक है। इफ बोथ NH2 एंड COH आर आयनाइज्ड इट इज कॉल्ड एज जिटर आयन, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे जिटर आयन फॉर्म, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज अगर है उसके पास तो उसको हम बोलेंगे ज्यूटर आयोनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। क्वेश्चन बहुत बार आता है कि व्हाट इज ज्यूटर आयन या व्हाट इज ज्यूटर आयोनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। तो हमको याद रखना है कि एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, NH3 प्लस रहेगा, CO माइनस रहेगा, इसको हम बोलते हैं ज्यूटर आयन, ठीक है। तीनों फॉर्म में अमीनो एसिड हो सकते हैं सेल के अंदर और इस फॉर्म को हम ज्यूटर आयन बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट पीएच पे अलग अलग फॉर्म में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। इतना हमको याद कर लेना अमीनो एसिड के बारे में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यूटर आयन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक हम रखते हैं इस लेक्चर में। अमीनो एसिड्स हमने पढ़ा और थोड़ा डिटेल में हम जब प्रोटीन पढ़ेंगे तो अमीनो एसिड्स को और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तक इसको पढ़ लो, नोट्स बना लो और जो भी आपके डाउट रहते हैं वो आप मेरे से डिस्कस कर लो, ठीक है। ओके, थैंक यू।